नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में और हम देख रहे हैं हिंदी नेट सेट अध्ययन। अब जो हाल ही में 27 अगस्त को हमारा नेट एग्ज़ाम होने वाला है, उस एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से हम देख रहे हैं कुछ पीवाईक्यू क्वेश्चन देखते हैं। सिर्फ पीवाईक्यू क्वेश्चन नहीं, उनसे जुड़ी खास जो महत्वपूर्ण तथ्य है जो एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से पूछे जा सकते हैं, वह सब कुछ हम इस वीडियो में देखने का प्रयास करेंगे और इससे अवश्य ही आप सबको लाभ होगा। यह सब कुछ निःशुल्क है। वीडियो प्रारंभ करने से पहले मैं बताना चाहता हूं कि यह सब कुछ निःशुल्क है। आप चैनल को सिर्फ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। यह काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न होने वाले हैं। केवल मैं प्रश्न पढ़कर उत्तर नहीं बताऊंगा, इससे जुड़ी अन्य जो बातें हैं वह भी मैं बताने वाला हूं। जैसे कि पहला प्रश्न है यहाँ पर पहले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भाषा के रूप में अवधि का प्रथम प्रयोग किस रचना में मिलता है? यानी भाषा के रूप में अवधि का जो अवधी भाषा का जो प्रथम प्रयोग है वह खालिक बारी में मिलता है, लेकिन इससे जुड़ी बातें जो है वो उसका हम विश्लेषण करेंगे। जो यहाँ पर दी हुई है वही हम पढ़ेंगे। भाषा के रूप में अवधि का प्रथम प्रयोग खालिक बारी में मिलता है। जो खालिक बारी अमीर खुसरो की रचना है। अवध क्षेत्र में व्यवहृत बोली यूं अवधि कहलाई, यानी अवध क्षेत्र में अवध प्रांत में बोली जाने वाली भाषा अवधि कहलाती है, अवधि भाषा जानी जाती है। अवधि की उत्पत्ति यानी अवधि भाषा की जो उत्पत्ति है वह उसका विकास पर चर्चा की जाए तो भाषा वैज्ञानिकों के मत हमारे सामने आते हैं। जहाँ जॉर्ज ग्रियर्सन ने अवधि या पूर्वी हिंदी को शोर सेनी शोरसेनी मागधी के बीच अर्धो मागधी से उत्पन्न माना। यानी अवधि को किसने शोरसेनी एवं मागधी के बीच अर्धो मागधी माना है? तो गिरियसर ने माना है, याद रखिए। वही बाबूराव सक्सेना इसे कोसली से उद्धृत करते, यानी अवधि को ही कोसली भाषा किसने कहा है? तो बाबूराव सक्सेना ने कहा है, याद रखिए। उसके बाद है मूलतः अवधि के विकास को 3 कालखंडों में विभाजित किया जाता है, यानी अवधि भाषा का विकास जो है वह 3 कालखंडों में देखा जाता है। प्रारंभ जो है वह 14 ईस्वी तक का है। द्वितीय 1400 ईस्वी तक से 1700 ईस्वी सन तक है और तृतीय है 1700 से आज तक। प्रारंभिक अवधि के उदाहरण यानी प्रारंभिक जो अवधि भाषा के उदाहरण है वह पिपरवाह, सोहगौरा, सारनाथ और रुमिनदेई एवं खैरागढ़ के अभिलेखों में मिलता है। अवधि का उदाहरण यानी अवधि भाषा के जो ग्रंथ है या अवधि भाषा के ग्रंथों में कौन कौन से ग्रंथ शामिल है वह यहाँ पर देखते हैं। तो यहाँ पर है, देखो, प्राकृत पैगलम, राहुलवेल, उक्ति व्यक्ति प्रकरण एवं कीर्तिलता आदि ग्रंथों में आदि ग्रंथों की भाषा में देखा जा सकता है। अवधि भाषा प्राकृत पैगलम में है, राहुलवेल में है, उक्ति व्यक्ति प्रकरण में है एवं कीर्तिलता आदि ग्रंथों में भी अवधि भाषा देखी जा सकती है। यहाँ तक कि हेमचंद्र की अपभ्रंश भाषा में भी अवधि का ही प्रधानता, यानी हेमचंद्र की जो रचना है हेमचंद्र की भाषा भी अपभ्रंश भाषा में ही अवधि की ही प्रधानता दिखाई देती है। काव्य भाषा के रूप में अवधि को प्रतिष्ठित करने का श्रेय सूफी कवि को दिया जाता है, यानी काव्य भाषा के काव्य में अवधि भाषा का प्रयोग किस किस कवियों ने किया है? तो सूफी कवियों ने किया है, याद रखिए। उसके बाद है उक्ति व्यक्ति प्रकरण हिंदी का प्रथम गद्य ग्रंथ है, यानी उक्ति व्यक्ति प्रकरण जो है वह हिंदी का प्रथम गद्य ग्रंथ है। इसकी रचना दामोदर शर्मा ने, यानी उक्ति व्यक्ति प्रकरण की रचना जो है दामोदर शर्मा ने 12वीं शताब्दी के आसपास की है। यह एक व्याकरण ग्रंथ है, उक्ति व्यक्ति प्रकरण, याद रखिए। चंदायन मुला दाऊद ग्रंथ हिंदी का प्रथम सूफी प्रेमाख्यान है, यानी चंदायन यह दाऊद का लिखा ग्रंथ है और यह प्रथम सूफी प्रेमाख्यान है, याद रखिए, प्रेम काव्य है। इसमें नायक लोरिक तथा नायिका चंदा की प्रेम कथा वर्णित है। मृगावती कुतुबन की रचना, यानी मृगावती यह कुतुबन की रचना है, सन 1501 में लिखी गई थी। इसमें चंद्रनगर के राजा गणपति देव के राजकुमार और कंचनपुर के राजा रूप मुरारी की कन्या मृगावती की प्रेम कथा का वर्णन है। किसमें? मृगावती कथा में। आगे है, ये इम्पोर्टेंट प्रश्न होने वाला है। प्रथम राजभाषा आयोग की स्थापना कब हुई? यानी प्रथम राजभाषा आयोग की स्थापना जो है वह 17 जून 1955 को हुई थी। राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद ने 1955 में
बाल गंगाधर बीजी खैर यानी बाल गंगाधर तिलक और बीजी खैर की अध्यक्षता में राजभाषा आयोग का गठन किया गया। यानी किसकी अध्यक्षता में? बाल गंगाधर बीजी खैर की अध्यक्षता में जो है वह राजभाषा आयोग का गठन राष्ट्रपति द्वारा किया गया था। इस आयोग में कुल 21 सदस्य थे। राजभाषा आयोग ने अपना प्रतिवेदन 1956 में दिया। यानी राजभाषा के जो सदस्य चुने हुए थे 21 सदस्य, उन 21 सदस्यों ने राजभाषा आयोग ने अपना प्रतिवेदन या जो भी निवेदन है वह कब दिया था? 1956 में दिया जो संसद के समकक्ष 1957 में रखा गया। यानी 1957 में वह समकक्ष रखा गया संसद के। इसके बाद देखते हैं राजभाषा आयोग की सिफारिशों की समीक्षा करने के लिए, यानी राजभाषा ने जो आयोग की सिफारिशें की थी उस सिफारिश की समीक्षा करने के लिए 1957 में गोविंद बल्लभ पंत की अध्यक्षता में संयुक्त संसदीय राज्यसभा समिति का गठन किया गया। श्री बीजी खैर की अध्यक्षता में राजभाषा आयोग का गठन निम्नलिखित विषयों पर सिफारिशें करने के लिए किया। यानी राजभाषा आयोग का गठन बीजी खैर की अध्यक्षता में किया गया, लेकिन किस किस इस पर निवेदन देने के लिए, सिफारिश करने के लिए किया गया, यानी राजभाषा आयोग में कौन कौन सी सिफारिशें शामिल थी, यह भी यहाँ पर हम देखेंगे। तो यहाँ पर है प्रथमतः संघ के सरकारी कामकाज के लिए हिंदी भाषा का क्रमशः अधिक से अधिक प्रयोग करें। संघ के सभी या कुछ सरकारी कामों के लिए अंग्रेजी भाषा के प्रयोग की मनाही। संविधान के अनुच्छेद 348 में वर्णित सभी अथवा कुछ कार्यों के लिए किसी भाषा का प्रयोग किया जाए। संघ के किसी या किन्हीं खास कार्यों के लिए प्रयोग में आने वाली अंकों का रूप होना चाहिए। यानी जो किसी कार्य में जो अंकों का रूप है वह रूप कौन सा यानी होना चाहिए। एक समग्र अनुसूची तैयार करना जिसमें ये बताया जाए कि कब और किस प्रकार संघ की राजभाषा तथा संघ एवं राज्यों के बीच और एवं राज्य और दूसरे कार्यों के बीच संचार की भाषा के रूप में अंग्रेजी का स्थान धीरे धीरे हिंदी ले। उसके बाद है राष्ट्रपति ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 344 एक में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए 7 जून 1955 को बीजी खैर की अध्यक्षता में राजभाषा आयोग का गठन किया गया। यानी राष्ट्रपति ने 7 जून 1955 को बीजी खैर की अध्यक्षता में राजभाषा आयोग का गठन किया गया, याद रखिए। उसके बाद अगला प्रश्न है बघेली बोली किस अपभ्रंश से विकसित है? तो बघेली बोली यह जो है यह अर्धो मागधी से विकसित है, याद रखिए। बघेली बोली अर्धो मागधी अपभ्रंश से विकसित हुई है। और उत्तर भारत में अपभ्रंश के 7 भेद रूप यानी उत्तर भारत में अपभ्रंश भाषा के कितने भेद या कितने रूप दिखाई देते हैं? तो 7 रूप है। वह 7 रूप कौन कौन से है देखते हैं। शोरसेनी अपभ्रंश, यानी शोरसेनी अपभ्रंश यह पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी, गुजराती में देखी जा सकती है। पैशाची अपभ्रंश यह लहंदा पंजाबी है। यानी अपभ्रंश और आधुनिक भारतीय भाषा, यानी शोरसेनी अपभ्रंश यही पश्चिमी हिंदी है और राजस्थानी गुजराती है। पैशाची अपभ्रंश यही लहंदा और पंजाबी है। ब्राचड़ अपभ्रंश यह सिंधी भाषा है। खस अपभ्रंश यह पहाड़ी कुमायूं गढ़वाली भाषा है। महाराष्ट्रीय अपभ्रंश यह मराठी है। महाराष्ट्रीय अपभ्रंश यह मराठी है। और अर्धो मागधी अपभ्रंश यह पूर्वी हिंदी है। मागधी अपभ्रंश यह बिहारी, बंगाली, उड़िया, असमिया है। पूर्वी हिंदी के अंतर्गत 3 बोली आती है। अभी पूर्वी हिंदी के अंतर्गत 3 बोली आती है, वह पूर्वी हिंदी के अंतर्गत 3 बोली आती है। और वो 3 बोलियाँ कौन सी है? अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी, याद रखिए, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। उसके बाद है बघेली का अन्य नाम। अभी बघेली का अन्य नाम जो है, बघेली का अन्य नाम रिवाई तथा उपबोली निबट्टा है। यानी बघेली का ही और दूसरा नाम जो है वह रिवाई है। रिवाई किसका नाम है? तो बघेली का नाम है, याद रखिए। और बघेली का तथा रिवाई का उपनाम क्या है? तो निबटा है, याद रखिए। बघेली यानी बघेली भाषा रीवा, जबलपुर, मंडला, मिर्ज़ापुर के कुछ क्षेत्रों में बोली जाती है। यानी बघेली बोली कहाँ कहाँ बोली जाती है बघेली भाषा? तो रीवा, जबलपुर, मंडला, मिर्ज़ापुर के कुछ क्षेत्रों में बोली जाती है। बघेली बोली उदासीन आकार बहुला बोली है। यानी वो बघेली बोली किस प्रकार की बोली है? तो उदासीन बहुल आकार की बोली है, याद रखिए। उसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं।
स्पर्श संघर्षी व्यंजन ध्वनि कौन सी, यानी स्पर्श संघर्षी ध्वनि व्यंजन कौन सा है, तो झ जो है वह स्पर्श व्यंजन ध्वनि है, याद रखिए। इसके अन्य भी तथ्य जानते हैं, यानी स्पर्श व्यंजन क्या है यह जानते हैं। जिन व्यंजनों के उच्चारण में स्पर्श का समय अपेक्षाकृत अधिक होता है, जिस व्यंजनों का उच्चारण करते हुए जीवा का जो स्पर्श है वह स्पर्श अधिक होता है, उच्चारण के बाद वाला भाग संघर्ष हो जाता है, वे स्पर्शी संघर्षी कहलाते हैं। अभी स्पर्श संघर्षी व्यंजन कौन से हैं, तो च, छ, ज और झ यह स्पर्श संघर्षी व्यंजन है, याद रखिए। स यह ऊष्म व्यंजन है, क्योंकि इसे इसे बोलने से सांस की ऊष्मा जीवा दांत को स्पर्श करती है, इसे दंतुलमूलक भी कहते हैं। यानी स यह ऊष्म व्यंजन भी है और स दंतुलमूलक व्यंजन भी है, याद रखिए। यह अनस्त व्यंजन है। अनस्त व्यंजन के अंतर्गत अनस्त व्यंजन कौन कौन से, तो अनस्त व्यंजन के अंतर्गत ये, र, ल, व आते हैं। इसका उच्चारण जीभ, तालु, दांत और ओठों के परस्पर सटाने से होता है, यानी अनस्त व्यंजनों का उच्चारण जो है वह जीभ, तालु, दांत और ओठों के परस्पर सटाने से होता है, याद रखिए, किंतु पूर्ण स्पर्शी नहीं होता। यानी जो अनस्त व्यंजन है वह पूर्ण स्पर्शी नहीं होते हैं। अंततः ये चारों अनस्त व्यंजन आर्धव स्वर कहलाते हैं। न स्पर्श व्यंजन के अंतर्गत, यानी न स्पर्श व्यंजन के अंतर्गत जो है वह त वर्ग के आते हैं। त वर्ग में कौन कौन सी व्यंजन है, तो त वर्ग में त, थ, द, ध, न यह आते हैं, याद रखिए। उसके बाद देखते हैं हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास नामक ग्रंथ। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास नामक ग्रंथ में किस कालावधि का साहित्य इतिहास वर्णित है, तो इसमें 693 से 1693 तक का ईस्वी सन का इतिहास शामिल है हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास में। और हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास यह जो है यह राम कुमार वर्मा का हिंदी साहित्य का वर्णित है 693 से 1693 तक। और कालावधि का साहित्य इतिहास वर्णित है हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास। यह ग्रंथ के लेखक जो है हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास यह राम कुमार वर्मा का है। ग्रंथ में संधि काल से लेकर भक्ति काल तक की अवधि अर्थात यानी आलोचनात्मक इतिहास में संधि काल से लेकर भक्ति काल तक का वर्णन है, और ये 693 से लेकर 1693 तक है की कालावधि को लिया है। डॉक्टर वर्मा जी ने संपूर्ण ग्रंथों को, यानी डॉक्टर वर्मा जी का जो आलोचनात्मक इतिहास है हिंदी साहित्य का, वह वर्मा जी ने 7 प्रकरणों में विभक्त किया गया है। इन्होंने स्वयंभू को, यानी राम कुमार वर्मा ने स्वयंभू को हिंदी का प्रथम कवि माना है। अपभ्रंश के सबसे पहले कवि, हिंदी का पहला कवि मानते हुए हिंदी साहित्य का आरंभ, यानी राम कुमार वर्मा ने हिंदी साहित्य का आरंभ 693 से माना है, याद रखिए। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन का सबसे पहला प्रयास फ्रेंच विद्वान गारसादे तासी ने किया, यानी हिंदी साहित्य इतिहास लेखन का जो प्रथम प्रयास है वह किसने किया, तो वह जो है सबसे पहले प्रयास किसने किया, तो वह है फ्रेंच विद्वान गारसादे तासी ने किया। तासी की पुस्तक, अभी तासी की पुस्तक का नाम जो है वह है, देखो, इस्तवार द ला लिटरेतोर एंदुई हिंदुस्तानी है। डॉक्टर लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने तासी के ग्रंथ का हिंदी अनुवाद किया, यानी इस्तवार द ला लिटरेतर एंदुई हिंदुस्तानी का हिंदी अनुवाद किसने किया, तो लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने किया है। और उसका हिंदी नाम जो है हिंदी साहित्य का इतिहास है, और इसका प्रकाशन 1952 में किया है, याद रखिए। अगला प्रश्न नहीं, इसके बारे में देखते हैं। हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा में आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित हिंदी साहित्य का इतिहास का स्थान सर्वोच्च है। आचार्य शुक्ल का इतिहास मूलतः, यानी आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जो इतिहास है वह मूलतः नागरी परिचारिणी सभा द्वारा प्रकाशित हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में हुआ है। हिंदी साहित्य का विकास शीर्षक से सन 1929 में इसका प्रकाशन हुआ है, याद रखिए। अगला प्रश्न है, मैं थोड़ा फास्ट जा रहा हूँ। देसिल बहना सब जन मीठा ते तैसन जंपो अवारा किसने कहा, तो यह जो है यह विद्यापति ने कहा है। देसिल बहना सब जन मीठा ते तैसन जंपो अवाटा, पंक्ति विद्यापति की है। पंक्ति का आशय है देशी भाषा बोलचाल की भाषा सबको मीठी लगती है। अभी इस बार ये पंक्ति दी जाए और इसका अर्थ पूछा जाए तो वो देखिए, तो वह देसिल बहना सब जन मीठा ते तैसन जंपो अवाटा पंक्ति विद्यापति की है। पंक्ति का आशय है देशी भाषा बोलचाल की भाषा सबको मीठी लगती है, इससे वैसा ही अपभ्रंश देशी भाषा मिला हुआ है।
जैसा कहता हूँ। विद्यापति ने अपभ्रंश से भिन्न प्रचलित बोलचाल की भाषा को यानी विद्यापति ने अपभ्रंश से भिन्न यानी अपभ्रंश से अलग प्रचलित बोलचाल की भाषा को देशी भाषा कहा है, याद रखिए। यहाँ पर अन्य भी इसके तथ्य हैं। बालचंद बिजावई भाषा दुहु नहीं लगिन दुजन हासा, पंक्ति विद्यापति की है। देवसेन नामक, एक मिनट रुकिए थोड़ा सा, यही है दूसरी पंक्ति है जो पर्याय में दी हुई थी। बालचंद बिजावई भाषा दुहु नहीं लगई दुजन हासा, पंक्ति विद्यापति की है। देवसेन नामक एक जैन ग्रंथकार हुए, यानी देवसेन यह किस परंपरा के कवि है, कौन से परंपरा के जैन नाथ, तो वह जैन परंपरा के देवसेन का ग्रंथकार है, याद रखिए। उन्होंने सन 933 में श्रावकाचार्य नाम की पुस्तक एक दोहों में बनाई, यानी श्रावकाचार्य यह 933 में 33 में वह लिखी गई है और उसकी श्रावकाचार्य यह दोहों में लिखी गई है, जिसकी भाषा अपभ्रंश अधिक प्रचलित रूप लिए हुए है। जैसे जो जिन शासन भाषेऊ सो मई कहियु सारो, जो पाइल सई भाऊ करी सो सरी पावई पारो। गोरखनाथ का नाथ पंथ बौद्ध की व्रजयान शाखा से निकला होता है, यानी गोरखनाथ का नाथ पंथ किस शाखा से निकला हुआ है, तो बौद्ध की ब्रजयान शाखा से निकला हुआ है, याद रखिए। नवलख पातरी आके आके नाचे पीछे सहज आखाड़ा, ऐसे मन लोग कैसे खेले तब अंतरी बसे भंडारा। हेमचंद्र का व्याकरण ग्रंथ शब्दानुशासन सिद्ध हेम नाम से प्रसिद्ध है, यानी हेमचंद्र के ग्रंथ का नाम क्या है ये पूछा गया है प्रश्न, तो सिद्ध हेमचंद्र ग्रंथ शब्दानुशासन है और सिद्ध हेम नाम से प्रसिद्ध है। अन्य पुस्तक है, यानी हेमचंद्र की अन्य पुस्तक है कुमारपाल चरित्र, योग शास्त्र, प्राकृत व्याकरण, शब्दानुशासन, देशी नाममाला कोश, याद रखिए। अगला प्रश्न देखते हैं। राधा के प्रेम संवेदन के माध्यम से जीवन को समझाने का एक सफल प्रयत्न किस रचना में हुआ है, तो यह जो है यह कनुप्रिया में हुआ है। अभी कनुप्रिया रचना किसकी है उसके बारे में जानते हैं। कनुप्रिया में राधा के प्रेम संवेदन के माध्यम से जीवन को समझाने का एक सफल प्रयत्न किया गया है। इसका प्रकाशन 1959 में, यानी कनुप्रिया का प्रकाशन कब हुआ है, कनुप्रिया का प्रकाशन 1959 में हुआ है। कनुप्रिया पूर्व मान्य रूप से नहीं, एक नए अर्थ में प्रबंध काव्य, यानी कनुप्रिया एक प्रबंध काव्य है। इसमें राधा के साथ बीते राधा के तन्मय क्षणों की विभिन्न स्थितियों को रूप देने की कवि ने किया है। कोई कथा कहना नहीं, यह एक ऐसा प्रबंध काव्य है जो आधुनिक शिल्प और भावबोध से आत्मसात कर सका, यानी आधुनिक शिल्प और भावबोध से ओतप्रोत है। कनुप्रिया अपनी संवेदनात्मक गहराई और शिल्प की ताजगी के कारण एक विशिष्ट उपलब्धि है। कनुप्रिया यह सुमित्रानंद पंत का है, याद रखिए। लोकायतन नहीं, कनुप्रिया मेरे ख्याल से इसका है, याद नहीं आ रहा। लोकायतन 1964 सुमित्रानंद पंत की प्रथम प्रकृति है, यानी लोकायतन यह 1964 में प्रकाशित सुमित्रानंद पंत की प्रथम कृति है, प्रबंध कृति है, प्रबंध नहीं प्रबंध कृति है, जिसमें कवि ने भारतीय जीवन की स्वाधीनता के पहले और बाद की कथा कही गई। यानी यदि सुमित्रानंद पंत की प्रकाशन वर्ष के आधार पर रचना पूछी जाए तो लोकायतन यह अंतिम रचना है सुमित्रानंद पंत की, याद रखिए, प्रबंध कृति है। कवि ने भारतीय जीवन की स्वाधीनता के पहले और बाद की कथा गई है। यह 2 खंडों में विभाजित, यानी लोकायतन यह 2 खंडों में है। आत्मजयी यह 1965 में प्रकाशित कुंवर नारायण की प्रबंध कृति है। आत्मजयी कंठोपनिषद के नचिकेता प्रसंग पर आधारित है। कनुप्रिया मैथिली शरण गुप्त की है।
नरेश मेहता। नरेश मेहता कृत संशय की एक रात है। अभी नरेश मेहता की एक रचना है संशय की एक रात, वह 1962 में प्रकाशित है। राम के मन के संशय को चिन्हित किया गया है, यानी राम के मन के जो संशय को चित्रित करने वाली रचना कौन सी है, तो वह है संशय की एक रात, जो 1962 में नरेश मेहता की है। नरेश मेहता की अन्य रचनाएं है वन पाकी सुनो, बोलने दो चीड़ को, चैत्या उत्सवा आदि है। अगला है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद द्वारा डेढ़ हिंदी का टाट किस विधा की रचना है? यह उपन्यास विधा की रचना है। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद द्वारा रचित डेढ़ हिंदी का टाट यह उपन्यास विधा की रचना है। अभी इसके अन्य यानी अयोध्या सिंह हरिओद के अन्य उपन्यास भी देखते हैं। उसमें है आधा खिला फूल 1907 में धार्मिक अंधविश्वासों का कुपरिणाम दिखाया गया है। टेढ़ हिंदी का ठाठ 1899 की कृति है। इनकी अपेक्षाकृत प्रसिद्धि रचना है। हरिओद जी का जन्म जो है वह 1865 और 1947 में इनकी मृत्यु हुई है। द्विवेदी युग के प्रख्यात कवि, यानी हरिओद किस युग के कवि है, तो द्विवेदी युग के है, याद रखिए। साथ साथ यानी इन्होंने हरिओद ने उपन्यास लिखे हैं, आलोचना ग्रंथ लिखे हैं, इतिहासकार भी थे। इनके काव्य संग्रह, अभी हरिओद के काव्य संग्रह जो है प्रिय प्रवास 1914 में प्रकाशित है। पद्म प्रहसन 1925 में प्रकाशित है। चुपते चौपदे चौखे चौपदे 1932 में। बोलचाल रस कलश तथा वैदेही वनवास 1740 है, प्रसिद्ध है। इनमें से प्रिय प्रवास खड़ी बोली में लिखा गया, यानी प्रिय प्रवास खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य है। रस कलश की रचना ब्रज भाषा में हुई है, यानी रस कलश की रचना जो है वह ब्रज भाषा में की है। प्रिय प्रवास और वैदेही वनवास की रचना खड़ी बोली में की है, यानी हरिओद ने प्रिय प्रवास और वैदेही वनवास यह जो रचना है यह खड़ी बोली में लिखी है। हरिओद को कवि सम्राट की उपाधि मिली है। प्रिय प्रवास पर इन्हें हिंदी का सर्वोत्तम पुरस्कार मंगला प्रसाद पारितोषिक प्रदान किया गया था। इसी प्रकार चुपते चौपदे चौके चौपदे और बोलचाल मोहरीदार भाषा में रचित एक सफल काव्य कृति है, याद रखिए। अगला है चिट्टिया हो तो हर कोई बाँचे, निम्न में से किस साहित्यकार के पत्रों का संग्रह है? तो यह फणीश्वरनाथ रेणु के पत्रों का संग्रह है, याद रखिए। इसके बारे में पढ़ते हैं नीचे। चिट्टिया हो तो हर कोई बाँचे रेणु के पत्रों का संग्रह है। इसका संपादन भारती अय्यावर ने, यानी चिट्टिया हो तो हर कोई बाँचे का संपादन किसने किया है, तो भारती अय्यावर ने किया था। इसमें रेणु द्वारा कुल 65 व्यक्तियों को लिखे गए तरह तरह के, यानी चिट्ठियाँ हो तो हर कोई बाँचे, इसका संपादन यायावर ने किया है, भारती यायावर ने किया है। और इसमें रेणु द्वारा कुल 65 व्यक्तियों को, यानी कुल 65 व्यक्तियों को लिखे गए रेणु के पत्र है। रेणु जैसे संवेदनशील और प्रयोगधर्मी रचनाकार के जीवन संघर्ष के अंतरंग और विश्वसनीय दस्तावेज है। कृष्णदत्त पालीवाल ने पत्र संवाद, यानी कृष्णदत्त पालीवाल ने पत्र संवाद आज्ञे और आनंद किशोर आचार्य के पुराने नए लेखकों को अनगिनत पत्र लिखे हैं। आज्ञे के पत्र का संपादन, यानी आज्ञे के पत्रों का संपादन यह डॉक्टर विश्वनाथ प्रसाद तिवारी ने किया है, यानी विश्वनाथ प्रसाद तिवारी ने किसके पत्रों का संपादन किया है, तो आज्ञे के पत्रों का किया है, याद रखिए। विद्यानिवास मिश्र ललित निबंधकार है। विद्यानिवास मिश्र ललित निबंधकार है। इसके ललित निबंधों में तुम चंदन विद्यानिवास मिश्र के ललित निबंध कौन कौन से हैं, तो तुम चंदन हम पानी, बसंत आ गया पर कोई उत्कंठा नहीं, चितवन की छाह उल्लेखनीय है। नागार्जुन के पत्रों 1987, नागार्जुन के पत्रों का संपादन 1986 में और नरेंद्र कोहली ने किया है। पत्र साहित्य हिंदी गद्य की नवीनतम विधाओं में से कम समृद्ध है, यानी पत्र साहित्य विधा यह हिंदी साहित्य में नवीन विधा है और ये कम समृद्ध हुई है। पत्र लेखन तो लिखने की कला के आविष्कार के साथ ही आरंभ हुआ होगा, किंतु साहित्य की एक मूल्यवान विधा मानकर प्रकाशित करने और उसके कला रूप का विश्लेषण करने की प्रवृत्ति सर्वथा नहीं है। अगला प्रश्न है, रस की निष्पत्ति मूल ऐतिहासिक पात्रों से संभव है? रस की निष्पत्ति मूल ऐतिहासिक पात्रों से संभव है, यह निम्नलिखित में से किसका मानना है? तो यह किसका मानना है, तो यह भट्टा ललोट का मानना है कि रस की निष्पत्ति मूल ऐतिहासिक पात्रों से ही संभव है। इसके बारे में पढ़ते हैं।
रस की निष्पत्ति मूल ऐतिहासिक पात्रों से ही संभव है, यह मत भट्टललोट का है। इस वर्णन में निष्पत्ति शब्द का प्रथम प्रयोग भरत मुनि किया, यानी निष्पत्ति शब्द का प्रथम प्रयोग किसने किया तो भरत मुनि किया है, रस सूत्र में किया है, याद रखिए। विभावानुभाव व्याभिचारी संयोग संयोगाद्रस निष्पत्ति भरत मुनि के प्रवर्ती आचार्यों में रस सूत्र में आए संयोग और निष्पत्ति को लेकर विवाद रहा है। इन आचार्यों के सैद्धांतिक व दार्शनिक आधार निम्न है। अभी इनके इस आचार्यों के सिद्धांत कौन से हैं और दार्शनिक मत क्या है, ये परीक्षा में सुमेलित के लिए में पूछा जा सकता है। तो भट्टललोट का जो है उत्पत्ति और आरोपवाद है, याद रखिए सिद्धांत। भट्टललोट के सिद्धांत का नाम क्या है तो उत्पत्ति या आरोपणवाद है। और वह भट्टललोट यह मीमांसा दर्शन से थे। शंकुक का जो सिद्धांत था अनुमतिवाद था, यानी शंकुक अनुमति देते हैं और वह न्याय दर्शन के मतवादी थे। शंकुक अनुमतिवाद और न्याय दर्शन। भट्टनायक ने भुक्ति या भोगवाद का सिद्धांत बताया है और ये शाक्य दर्शन से थे, याद रखिए। अभिनव गुप्त जो है वह अभिव्यक्तिवाद, यानी अभिनव गुप्त अभिव्यक्तिवाद और ये शैव दर्शन से है, याद रखिए। उसके बाद देखते हैं, यहाँ पर है आचार्य शंकुक के अनुसार सामाजिक चित्र तुरंग न्याय से नट में रस की अवस्थित मानकर रस का अनुमान करते हैं। भट्टललोट ने उत्पत्तिवाद आरोपवाद में रस के मुख्य रूप से अनुकार्य वास्तविकता रामादि में रहता है और गौण रूप में नट में बना रहता है। अगला प्रश्न देखते हैं, 11 नंबर का प्रश्न है। आचार्य क्षेमेंद्र ने काव्य के सूक्ष्म अति सूक्ष्म अवयव से लेकर उसके विशालतम रूप को ध्यान में रखते हुए औचित्य के कितने भेद निर्धारित किए, यानी औचित्य के जो आज क्षेमेंद्र ने औचित्य के भेद वह 27 बताई है, याद रखिए। अभी यहाँ पर देखते हैं उनके बारे में थोड़ा सा, क्योंकि यह कैसा है, एक प्रश्न का उत्तर हम देख रहे हैं तो उसके साथ हमारे अन्य 2-3 प्रश्नों का उत्तर हमारा तैयार हो जा रहा है। इस दृष्टिकोण से यह PDF महत्वपूर्ण है। ये आचार्य क्षेमेंद्र ने काव्य के सूक्ष्म अति सूक्ष्म आयु से लेकर उनके विशालतम रूप को ध्यान में रखते हुए औचित्य के 27 भेद निर्धारित किए, यानी क्षेमेंद्र ने औचित्य के 27 रूप माने हैं। आचार्य क्षेमेंद्र ने औचित्य मत का प्रतिपादन कर उसे काव्य के प्राण रूप में प्रतिष्ठित किया। उनका कथन, यानी क्षेमेंद्र का कथन है कि अलंकारा स्थलालंकारा गुना एवं गुना सदा औचित्य रससिद्धस्य स्थिर काव्य से जीवितम। यह क्षेमेंद्र का कथन है, याद रखिए। इससे स्पष्ट होता है कि अलंकार और गुण तो अलग तत्व है, पर रस सिद्ध काव्य की स्थिरता औचित्य तत्व पर ही निर्भर करती है। अंत औचित्य प्राण है। जब शरीर में प्राण है तभी अलंकार और गुणों की शोभा टिकती है तथा उसमें रस का संचार हो सकता है, पर प्राणों से रहित होकर उसमें उपयुक्त कोई भी विशेषता नहीं रह जाती है। क्षेमेंद्र के विचार से औचित्य के भेद है, यानी क्षेमेंद्र ने जो औचित्य के भेद बताए वह भेद है। क्षेमेंद्र ने जो औचित्य के भेद माने वह भेद कौन से है, उस भेदों का नाम तो पद वाक्य है, प्रबंध, गुण, अलंकार, रस, क्रिया, कारक, लिंग, वचन, विशेषण, उपसर्ग, निपात, काल, देश, कुल, व्रत, तत्व, सत्व, अभिप्राय, स्वभाव, सार संग्रह, प्रतिभा, अवस्था, विचार नाम आशीष के औचित्य संयोजन के रूप में है, याद रखिए यह। अगला प्रश्न है, मूल धातु से संबंधित वक्रता को कहा जाता है। अभी मूल धातु से संबंधित वक्रता को पद पूर्णता वक्रता कहा जाता है, याद रखिए। इसके बारे में पढ़ते हैं तो यहाँ पर पद पूर्व वक्रता क्या है, वर्ण विन्यास वक्रता क्या है, यह भी देखते हैं। पद पूर्व वक्रता यह वक्रता का एक रूप है। पद वक्रता में व्याकरण संबंधी प्रयोगों में चमत्कार आता है। इस पूर्व वक्रता के 10 रूप माने गए हैं। क्रिया के प्रयोग में जहाँ पर चमत्कार हो वहाँ पर क्रिया वक्रता होती है। यह वक्रता धातु रूप में प्रयोगों पर आश्रित है, जैसे बतरस लालच, लाल की मुरली धरी लुगाय,
सोह करे भुवन भुवन हसे, देन कहे नटी जाए। आगे है वर्ण विन्यास वक्रता। वर्ण विन्यास वक्रता इसके अंतर्गत वर्ण विन्यास वक्रता अ, वर्ण वर्ण विन्यास वक्रता में इसके अंतर्गत वर्णों के इस प्रकार का संगठन आता है जिससे चमत्कार उत्पन्न हो सके। इसके अंतर्गत शब्दालंकार यानी वर्ण विन्यास वक्रता के अंतर्गत शब्दालंकार, अनुप्रास, यमक अलंकार, विभिन्न कृतियों एवं शब्द गुणों का समावेश है, याद रखिए। पद परार्ध वक्रता। पद परार्ध वक्रता इसके अंतर्गत पद के परार्थ में प्रकट विशेषताओं का संकेत है। यह वक्रोक्ति काल, कारक, संख्या, पुरुष, उपग्रह, प्रत्यय तथा पद वक्रता के रूप में अभिव्यक्त होती है, याद रखिए। वाक्य वक्रता क्या है देखते हैं। तो वाक्य वक्रता यह वाक्य वक्रता काव्य के अंतर्गत उदार और सुंदर वस्तु का सुंदर और रमणीय वर्णन आता है। यानी वाक्य वक्रता क्या है, तो वाक्य वक्रता के अंतर्गत उदार और सुंदर वस्तु का सुंदर और रमणीय वर्णन आता है। इसमें एक प्रकार का वर्णन तो स्वाभाविक होता है जिसे स्वभावोक्ति के रूप में भी कहा जाता है, और दूसरा कवि की सहज और आहार्य प्रतिभा द्वारा अलौकिक या विलक्षण वर्णन होता है, याद रखिए। अगला देखते हैं। ये इम्पोर्टेंट है प्रश्न। रिलिकर बेटेस। रिलिकर बेटेस 1978 किन दो कवियों की कविताओं का संग्रह है। तो रिलिकर बेटेस यह वर्ड्सवर्थ एवं कॉलेरिज की दोनों की कृति है, याद रखिए। इसके बारे में पढ़ते हैं। रिलिकर बेटेस 1798 में वर्ड्सवर्थ एवं कॉलेरिज की कविताओं का संग्रह है। वर्ड्सवर्थ 1795 में कॉलेरिज के मित्र बने, यानी कॉलेरिज के मित्र वर्ड्सवर्थ कब बने, तो 1795 में बने, तथा उनके ही सहलेखन में रिलिकर बेटेक्स नाम की कविताओं का प्रथम संस्करण 1798 में प्रकाशित कराया। और रिलिकर बेटेस को स्वच्छंदतावादी काव्य आंदोलन का घोषणा पत्र, यानी स्वच्छंदतावादी काव्य आंदोलन का घोषणा पत्र किस रचना को माना जाता है, तो रिलिकर बेटेस को माना जाता है, याद रखिए। और इसका प्रकाशन 1798 में प्रथम हुआ है, प्रथम संस्करण का। रिलिकर बेटेस के 4 संस्करण प्रकाशित हुए, यानी रिलिकर बेटेस के कितने प्रकाशित हुए संस्करण, तो 4 हुए। उनकी भूमिका को वर्ड्सवर्थ की आलोचना का मूल माना, यानी वर्ड्सवर्थ की आलोचना का मूल रिलिकर बेटेस की भूमिका के रचनाओं को भूमिका को माना गया, और उनके भूमिका और उनके प्रकाशन संस्करण के और संस्करण के प्रकाशन और उस भूमिका के शीर्षक भी देखेंगे। प्रथम संस्करण रिलिकर बेटेस का प्रथम संस्करण 1798 में प्रकाशित हुआ, और उस संस्करण की भूमिका का नाम था एडवर्टीजमेंट। और द्वितीय संस्करण 1800 में प्रकाशित हुआ, और उसका नाम था प्रीफेंस। और तृतीय संस्करण 1802 में प्रकाशित हुआ, और उसका भी नाम था प्रीफरेंस। और चतुर्थ संस्करण 1815 में प्रकाशित हुआ, और इसका नाम था प्रीफरेंस, याद रखिए। यह जो 3 है वह 3 के भूमिका का शीर्षक एक ही है, प्रीफरेंस, प्रीफेस। और जो इसका प्रकाशन है, प्रथम है 1798, दूसरा है 1800, तृतीय है 1802 और चतुर्थ है 1815, याद रखिए। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न में अगला देखते हैं। हो तो आज के लिए हम यहाँ पर रुकते हैं, और ऐसे ही अध्ययन करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।